हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस के बारे में सबसे आसान भाषा में और ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यही क्लास में पढ़ने के दौरान आपको मेमोराइज करा पाऊँ या आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट यही क्लास में क्लियर हो जाए। तो ये हमारी सिलेबस सीरीज चल रही है, जहाँ पे हमने मोशन टॉपिक अच्छे से डिटेल से पढ़ा है, न्यूटन की गति के नियम के बारे में हमने पढ़ा है, अब बल क्या होते हैं बल के बारे में पढ़ा है, बल और बल के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा है। उसके अलावा हमने फ्रिक्शन यानी घर्षण के बारे में पढ़ा है। और जितने भी क्लासेस यहाँ पे आपको इस यूट्यूब चैनल में मिलेंगी सीटेट की, सारी क्लासेस यहाँ पे आपको 20 से लेकर 25 मिनट की यानी आधे घंटे से कम की क्लासेस मिलेंगी। लेकिन इस 20 से 25 मिनट की क्लास में आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा कि अगर आप नोट्स बनाते हैं ना, तो लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। टारगेट ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा जाए, ताकि 1 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जहां 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से हम पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस, नए प्रश्नों की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर हम प्रश्नों की प्रैक्टिस से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, तब सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि 2021 के बाद से आप देखिए प्रश्नों का स्तर बढ़ा है। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे नहीं पूछे जाते कि आप सिर्फ प्रश्नों की प्रैक्टिस से एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए। अब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो स्टूडेंट अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया होगा, थ्योरी वाला पोर्शन कंटेंट अच्छे से पढ़ा होगा, वही जाके एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। टाइम है अभी आपके पास, आप सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कम समय में आपकी साइंस की बिल्कुल बेस्ट तैयारी, बेहतर तैयारी हो जाए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी के साथ जरूर जुड़िएगा। और साथ ही ये जो आज की क्लास है, आप इस क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और पढ़ते हैं एसिड और बेस के बारे में। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, एसिड होते क्या हैं। तो हम सभी ने बचपन से, जब से हमने ये टॉपिक पढ़ा है, तो हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो ये तो रटी रटाई चीज़ें हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और एक मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जो पिछली सीटेट की क्लास थी, फरवरी में जो सीटेट एग्जाम आपका हुआ है, वहाँ पर भी हमने थ्योरी पोर्शन पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, अम्ल और क्षार के कलर जो चेंज करते हैं उससे रिलेटेड। जैसे अम्ल है, तो अम्ल के लिए हमने क्या पढ़ा था, अनिल। क्या पढ़ा था, अनिल। अम्ल आ से क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा अम्ल। नी से क्या हो जाएगा, नीले को। नी से क्या हो जाएगा, नीले को। और ला से क्या हो जाएगा, लाल में परिवर्तित करता है। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को किस में परिवर्तित कर देता है, लाल में परिवर्तित कर देता है। इसलिए अम्ल के लिए आप ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा, अनिल। अनिल यानी आ यानी अम्ल, नी यानी नीला और ला यानी लाल। यानी अम्ल नीले लिटमस को किस में परिवर्तित कर देता है, लाल में परिवर्तित कर देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एसिड बोलते हैं या फिर अम्ल बोलते हैं। और जब अम्ल को हम जल में घोलते हैं या पानी में घोलते हैं ना, तो जल में घोलने पे ये टोटल 100% जो होता है हाइड्रोजन आयन दे देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। वे अम्ल जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। अब यहाँ पे बताइए जीवित स्रोत कौन कौन से होते हैं। जीवित स्रोत से मतलब आप क्या समझते हैं, जीवित स्रोत दो ही हो सकते हैं, या तो प्लांट हो सकते हैं और या फिर क्या होंगे, जंतु होंगे, एनिमल्स होंगे। तो जो अम्ल प्लांट या फिर जीवित जंतु से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इससे सीटेट एग्जाम में प्रश्न बना है कि कार्बोनिक अम्ल कौन से होते हैं। तो वे अम्ल जो जीवित स्रोत, अब जीवित स्रोत में प्लांट, वहाँ पे एग्जाम्पल भी प्रश्न में दे सकता है। जैसे प्रश्न दे दिया कि कौन से उस अम्ल को क्या कहते हैं, जो कि जंतुओं का नाम दे दिया, प्लांट्स के नाम दे दिया, इन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे नींबू दे दिया, संतरा दे दिया, इमली दे दिया, दही दे दिया, इनसे प्राप्त होते हैं। चींटी दे दिया, मधुमक्खी दे दिया, इनसे प्राप्त होते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिक अम्ल बोलेंगे। क्योंकि जितने भी हमने नाम लिए सारे कैसे हैं, सारे जीवित स्रोत हैं। सारे क्या हैं, जीवित स्रोत हैं। जैसे कि एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, बताइए। जो एसिटिक अम्ल होता है विनेगर या फिर सिरके से प्राप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जीवित स्रोत हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, तो साइट्रिक अम्ल नींबू या फिर संतरा से प्राप्त होता है। तो ये भी प्लांट हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीवित स्रोत हो जाएगा। मैलिक अम्ल ये सेब से प्राप्त होता है। मैलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, सेब से प्राप्त होता है। वहीं पे अगर हम फॉर्मिक अम्ल की बात करें, तो फॉर्मिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, चींटी के डंक से प्राप्त होता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे जीवित स्रोत हो जाएंगे। इसलिए इनको हम कार्बोनिक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बोनिक अम्ल बोल देंगे। वहीं पे दूसरा है कि जो अम्ल अजीवित स्रोत से प्राप्त होते हैं,
अब बताइए अजीवी स्रोत क्या होंगे? अजीवी स्रोत वो स्रोत होते हैं जिनको हम केमिकली बनाते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, केमिकली बनाते हैं, यानी हम इनको रासायनिक रूप से इनको प्रयोगशाला में जो बनाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अजीवी स्रोत। अब अजीवी स्रोत से जितने भी अम्ल प्राप्त होते हैं उनको हम कौन सा अम्ल बोलते हैं, उनको हम खनिज अम्ल बोलते हैं। कौन सा अम्ल बोलते हैं? खनिज अम्ल बोलते हैं, क्योंकि ये मिनरल्स से बनाए जाते हैं, ये खनिजों से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है नमक से, यानी NaCl से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? नमक से बनाया जाता है। वहीं पे जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड किससे बनाया जाता है? तो ये अमोनिया से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? अमोनिया से बनाया जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं? अजीवी स्रोत होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल किससे बनाया जाता है? गंधक से या फिर सल्फर से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सल्फर से बनाया जाता है। तो ये सारे अजीवी स्रोत होते हैं, इनको प्रयोगशाला में खनिजों के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? खनिज अम्ल कहा जाता है। तो यहाँ पे आई होप आपको कार्बोनिक अम्ल किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, और खनिज अम्ल किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अम्लों के प्रकार के बारे में। तो जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है हाइड्रो अम्ल। देखिए हाइड्रो अम्ल से क्लियर है कि यहाँ पे हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, अम्ल यानी एसिड, यानी ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भले ही ना हो, कोई ना कोई जो अधात्विक तत्व है वो मौजूद होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो अम्ल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या है? क्लोरीन तत्व मौजूद है। ऑक्सीजन तो नहीं प्रेजेंस है, लेकिन क्या है? क्लोरीन तत्व मौजूद है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन मौजूद है। हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या मौजूद है? ब्रोमीन मौजूद है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम हाइड्रो अम्ल। दूसरा है ऑक्सी अम्ल। अब ऑक्सी अम्ल से क्लियर है कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी उपस्थिति होगी। तो ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरे तत्व भी मौजूद होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी होता है, और ऑक्सीजन के साथ दूसरे भी तत्व उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी अम्ल बोलते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, और यहाँ पे सल्फर भी मौजूद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी अम्ल बोलेंगे। ठीक है। फास्फोरस अम्ल, हाइड्रोक्लोरस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये सारे ऑक्सी अम्ल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तीसरा अम्ल के प्रकार में क्या आ जाएगा? तीसरा अम्ल के प्रकार में आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको हम प्रबल अम्ल भी बोलते हैं। तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। आसान भाषा में इसको ये समझिए कि ऐसा अम्ल जिसको हम पानी में घोलें, जिसको हम H2O में घोलें, तो ये 100% H+ आयन देते, लगभग 100% H+ आयन देते बना देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर प्रबल अम्ल बोलते हैं। यानी जो इसकी अम्लीय शक्ति होती है ना, वो बहुत अधिक होती है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है, H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल कहे जाते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? तो ऐसे अम्ल जो अम्ल जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, यानी जब इनको हम जलीय विलयन में डालते हैं, जल में इसको डालते हैं, तो ये थोड़े बहुत H+ आयन देते हैं। क्या करते हैं? थोड़े बहुत H+ आयन देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल या फिर वीक एसिड बोला जाता है। अब इसके एग्जाम्पल में आपका एसिटिक अम्ल आ जाएगा, फॉर्मिक अम्ल आ जाएगा, और कार्बोनिक अम्ल आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगला है कि अम्लों के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, यानी अम्ल की क्वालिटी क्या होती है, गुण कौन कौन से होते हैं। तो जो अम्ल होते हैं ना, सबसे पहली क्वालिटी ये है, यानी हम अम्लों को पहचानेंगे कैसे? तो हम अम्ल को एक तो ऐसे पहचानेंगे कि जो अम्ल होंगे ये विद्युत के सुचालक होंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से पास होने देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। अम्ल अधिक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। जब भी अम्ल अधिक सक्रिय धातु जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, इनके साथ जब रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने पर ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। अब चलिए इसको यहाँ पे बताते हैं। जैसे अम्ल है, मान लीजिए ये क्या है? 2HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये क्या करेगा? धातु कार्बोनेट के साथ यहाँ पे क्रिया कराते हैं। तो किससे कराते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से हम यहाँ पे क्रिया करा देंगे, तो क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, पानी बनाएगा, H2O बनाएगा, और CO2 गैस क्या करेगा? मुक्त करेगा। तो यही तो बोला है कि जो अम्ल होते हैं ये धातु कार्बोनेट और धातु
बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, CO2 गैस मुक्त करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जब इससे रिएक्ट करेगा अम्ल तो क्या बनाएगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा, H2O बनेगा और CO2 गैस मुक्त होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। अम्ल क्षारकों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ये तो सबसे कॉमन है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट किया NaOH क्षार के साथ तो क्या बना देगा, NaCl जो कि लवण है, और क्या बना देगा, H2O जल का निर्माण करते हैं। अब अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है। संक्षारक आपको क्या समझ में आया कि संक्षारक मतलब क्या होता है? संक्षारक या कोरोजिव मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि किसी भी वस्तु को या किसी भी धातु को धीरे धीरे करके क्या करें, नष्ट कर दे, उसको धीरे धीरे उसको जला दें या नष्ट कर दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संक्षारक बोलते हैं। अब जो अम्ल होता है, अम्ल ये क्या होता है, त्वचा को भी नुकसान पहुंचाता है, धातुओं को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर ये त्वचा के संपर्क में आता है या धातु के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे उसको नुकसान पहुंचाता है, यानी उसको जला देता है। इसीलिए जो अम्ल होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक। अब चाहे आप सल्फ्यूरिक एसिड को देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखिए, नाइट्रिक एसिड को देखिए, सारे कैसे होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। तो ये अम्ल के गुणधर्म होते हैं, ये सारे क्या हैं, अम्ल के गुणधर्म हैं। एक और टर्म आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल से जलना। अब यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं ये आपके कथन कारण वाले बनते हैं। कैसे बनते हैं, कथन कारण वाले बनते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल हमने पढ़ लिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो आपको नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। अब प्रबल अम्ल को जब हम डाइल्यूट करते हैं या तनु करते हैं तो उसके लिए हमेशा क्या करना है, अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाना है। क्या करना है, अम्ल को पानी में मिलाना है। अम्ल को किस में मिलाना है, पानी में मिलाना है। अब वहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे देगा कि पानी को धीरे धीरे अम्ल में मिलाना चाहिए या अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि अगर हम अम्ल को, जो प्रबल अम्ल होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इनको अगर हमको डाइल्यूट करना है, तनु करना है, तो उसके लिए हमको एसिड को धीरे धीरे कहाँ पे मिलाना पड़ेगा, पानी में मिलाना पड़ेगा, जल को अम्ल में नहीं। क्योंकि अगर आप पानी को अम्ल में मिलाते हैं तो ये क्या करेगा, हाईली रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो ये एक प्रकार की क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जिसके कारण अगर आप अम्ल में पानी मिलाते हैं तो अम्ल क्या होगा, छलकेगा और छलक के बाहर गिरेगा, आप पे पहुंचेगा या बगल में कोई वस्तु रखेगी उसमें पहुंचेगा और उसको खराब करना स्टार्ट कर देगा। यानी आपके अगर स्किन में भी गिरता है तो आपकी स्किन को क्या करता है, जला देता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए कथन कारण वाले ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि अगर अम्ल से जलने से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए। कथन कारण, कथन दे दिया, कारण दे देगा कि अम्ल में धीरे धीरे पानी को मिलाना चाहिए या पानी में धीरे धीरे अम्ल को मिलाना चाहिए। तो आप यहीं पे याद रखिएगा कि अगर डाइल्यूट करना है तो सदैव अम्ल को धीरे धीरे कहाँ पे मिलाना चाहिए, पानी में मिलाना चाहिए। अब अम्ल वर्षा क्या होता है, तो साधारण वर्षा के जल में वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसके घुलने के कारण जो pH होता है ये नॉर्मली कितना होता है, 5.6 होती है, जो कि वर्षा जल में H+ आयन मुक्त करता है। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया। लेकिन जब और दूसरे अम्ल भी इसमें मिल जाएं, दूसरे अम्ल कैसे, तो इसका pH क्या होता है, घट जाता है। अब इसका pH मान घट के कितना हो जाता है, 5 से भी कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 5 से भी कम। जब तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बस मिली थी तो इसका pH कितना था, जल का 5.6 था। लेकिन जब दूसरे अम्ल भी इसमें मिल जाएंगे तो pH मान जल का घट के कितना हो जाता है, 5 से भी कम हो जाता है। तो इस वर्षा को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन या फिर अम्ल वर्षा बोलते हैं। अब यहाँ पे ये किसके कारण, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो जब भी वातावरण के वायु में जो सल्फर होती है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जब वर्षा के जल में मिल जाते हैं तो ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, और इनका क्या करते हैं, ये अधिक से अधिक मात्रा में निर्माण करते हैं, जिससे जो पानी है, वर्षा का पानी है, वो कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, और वो एसिड रेन के रूप में, अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। अभी अम्ल वर्षा के नुकसान क्या हो सकते हैं। अम्ल वर्षा तो समझ में आ गया कि अम्ल वर्षा होती कैसे है। नॉर्मली वर्षा होती है लेकिन उसका pH कुछ कतिपय कारणों से कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। अब अम्लीय वर्षा से हानि क्या क्या होती है, नुकसान क्या क्या है, तो अम्ल वर्षा से मृदा की जो अम्लता होती है वो बढ़ जाती है, यानी जो मिट्टी है वो ज़्यादा अम्लीय हो जाती है। अब ज़्यादा अम्लीय मिट्टी हो जाएगी तो ना तो वहाँ पे प्लांट ग्रो कर पाएंगे और ना पे वहाँ पे जंतु सर्वाइव कर पाएंगे, ना ही प्लांट ग्रो करेंगे, ना ही वहाँ पे एनिमल ग्रो कर पाएंगे। तो अम्ल वर्षा जो होती है ये क्या करती है, स्किन संबंधी बीमारी, दमा संबंधी बीमारी क्या करती है, क्रिएट करती है। इसलिए ये चाहे पौधों के लिए हो चाहे जंतुओं के लिए, सबके लिए बहुत हानिकारक होती है। ये मिट्टी अगर पानी
में अधिक अम्लीयता बढ़ जाए यानी अधिक अम्लीय हो जाए तो ना वहाँ पे उपज होगी और ना उस पानी में जीव जंतु जीवित रह पाएंगे, ना वनस्पति जीवित रह पाएंगे। इसीलिए जो अम्ल वर्षा होती है ना, ये हमारे लिए, पौधों के लिए, सबके लिए क्या होती है, बहुत हानिकारक होती है। अब अम्लीय जैव अणु क्या होते हैं, तो जैविक तंत्रों के महत्वपूर्ण जैव अणु अम्ल ही होते हैं। अम्लीय जैव अणु होते क्या हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बायोमोलिक्यूल्स। एसिडिक बायोमोलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एसिड के गुण होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, अम्ल के गुण होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अम्लीय जैव अणु बोलते हैं। जैसे कि डीएनए। अब डीएनए क्या है, डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है कि इसमें अम्लीय गुण होता है, तो डीएनए में प्रेजेंट होता है फॉस्फेट समूह। क्या होता है, फॉस्फेट समूह पाया जाता है। फॉस्फेट समूह के कारण ये अम्लीय होता है। ऐसे ही आरएनए में भी फॉस्फेट समूह पाया जाता है, इसके कारण ये अम्लीय होता है। तो डीएनए एवं आरएनए भी एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। और जो प्रोटीन है, वसा है, वसीय अम्ल है, ये क्या है, एक प्रकार के अमीनो अम्ल ही हैं। ये क्या है, एक प्रकार के अमीनो अम्ल ही। तो चाहे डीएनए पूछा जाए, आरएनए पूछा जाए, प्रोटीन पूछा जाए, वसा पूछा जाए, वसीय अम्ल पूछा जाए, ये सब क्या है, एक प्रकार के अम्लीय जैव अणु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अम्लीय जैव अणु कहलाएंगे। अब यहाँ पे कुछ अम्ल हैं। अम्ल के स्रोत कौन कौन से हैं और उनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आप इसको यहाँ पे आईएमपी नोट करके रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अगर एसिड बेस में बन रहे हैं तो यहाँ से बनते हैं। अब देखिए, अम्ल के स्रोत में हम पहला पढ़ते हैं सिट्रिक अम्ल। जो सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल कहाँ से मिलता है, तो खट्टे फलों से मिलता है, नींबू से मिलता है, नारंगी से मिलता है यानी संतरा से मिलता है, और टमाटर से मिलता है। लेकिन सिट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो खाद्य पदार्थों में, दवाओं को बनाने में, धातुओं को साफ करने में, कपड़ा उद्योग में सिट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। दूसरा है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल फलों के रसों में मिलता है, सुगंधित तेलों में मिलता है, और मेनली ये किससे मिलता है, सिरके में मिलता है। इसका उपयोग खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है, एसीटोन बनाने में किया जाता है, और विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल कहाँ मिलता है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध है, दही है, इनमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो फार्मास्यूटिकल में इसका उपयोग किया जाता है, और कॉस्मेटिक जो आपके पदार्थ बनाए जाते हैं वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ये लाल चींटियों में पाया जाता है, बिच्छुओं के डंक में ये पाया जाता है। तो इसका उपयोग, फॉर्मिक एसिड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, गठियों की औषधि बनाने में, जो गठिया रोग होता है ना, उसके औषधि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चमड़े में, व्यवसाय में, रबर के स्कंदन में, कोएगुलेशन में इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ये कसीस के तेल में पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग संचायक बैटरी में होता है, विस्फोटक के निर्माण में होता है, औषधियों के निर्माण में होता है, तथा पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है नाइट्रिक अम्ल। अब नाइट्रिक अम्ल क्या कहाँ पे मिलता है, तो ये शोरा में मिलता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, फोटोग्राफी में होता है, अम्लराज बनाने में होता है, औषधि बनाने में और उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सातवां है बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल कहाँ मिलता है, घास में मिलता है, पत्ते में मिलता है, वो मूत्र में मिलता है। इसका उपयोग दवा और खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन में, संरक्षण में किया जाता है। आठवां है ऑक्सैलिक एसिड। जो ऑक्सैलिक अम्ल है ये सॉरेल के वृक्ष में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, सॉरेल के वृक्ष में पाया जाता है। सॉरेल के वृक्ष के अलावा आपको कमेंट करके बताना है कि ऑक्सैलिक अम्ल और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। बताइए कहाँ पे पाया जाता है। मैं एक बता देती हूँ यहाँ पे, टमाटर। एक क्या है, टमाटर है, दूसरा पालक, और आपको बताना है कि ऑक्सैलिक अम्ल और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो फोटोग्राफी में किया जाता है, चमड़े के विरंजक के रूप में किया जाता है, कपड़ों की छपाई और रंगाई में किया जाता है, कपड़ों की स्याही के धब्बे हटाने में ऑक्सैलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा है मैलिक अम्ल। तो मैलिक अम्ल सेब, केला, संतरे का छिलका है, आलू है, गाजर है, यहाँ पे मैलिक अम्ल पाया जाता है। अब मैलिक अम्ल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो सौंदर्य प्रसाधनों में, त्वचा की सुरक्षा में इसका उपयोग, या जो त्वचा की सुरक्षा के लिए जो जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो क्रीम, पाउडर, ये सब बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे मैलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। एक है टार्ट्रिक अम्ल। जो टार्ट्रिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल पाया कहाँ जाता है, अंगूर में, कच्चे आम में और इमली में पाया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, बेकिंग पाउडर में, टार्टर क्रीम में इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जितने भी खट्टे फल होते हैं, पीले फल होते हैं, इनमें एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर विटामिन सी पाया जाता है, और इसका उपयोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए यानी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में किया जाता है, और साथ ही ये एंटीऑक्सीकारक जो होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसका उपयोग एस्कॉर्बिक अम्ल का या फिर विटामिन सी का उपयोग किया जाता है।
अब हम पढ़ते हैं क्षार या फिर बेस के बारे में। क्षार क्या होते हैं? तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है। ये सबसे कॉमन है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि खट्टे होते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि कड़वे होते हैं। अब क्षार काम क्या करते हैं, यानी लिटमस पेपर में ये किस रंग में परिवर्तित हो जाते हैं? तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, छलन। क्या याद रखना है? छलन। छलन से क्या हो जाएगा? छ से हो जाएगा क्षार, ला से हो जाएगा लाल को किस रंग में परिवर्तित कर देते हैं? ना से नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है? छलन याद रखना है। तो जो क्षारक होते हैं, बेसिस होते हैं ना, ये क्या वे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करने का काम करते हैं। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो उसकी जल में घुल के हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन प्रोवाइड करते हैं, जबकि अम्ल में क्या था? अम्ल जल में घुल के H+ आयन देते थे, जबकि क्षार जो होते हैं ये जल में घुल के OH- आयन देते हैं। जितने भी क्षारक होते हैं ना, ये जल में विलीन नहीं होते। जितने भी बेसिस हैं सारे जल में विलीन नहीं होते हैं, यानी जल में घुलनशील नहीं होते हैं। लेकिन जो जल में विलय होंगे, जो क्षारक जल में घुलनशील होंगे, उनको हम क्षार या फिर एल्कलाई कहते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होंगे, लेकिन जितने भी क्षारक हैं वो क्षार नहीं होंगे, क्योंकि क्षार उन्हीं क्षारक को कहा जाता है, उन्हीं बेसिस को कहा जाता है जो कि जल में विलय होते हैं, जो कि क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं या घुलनशील होते हैं। देखिए एक यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, जो चूना है, चूने को हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बना लेगा? चूने का पानी बना लेगा। अब इसको जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट 5, जो कि ये कैसा होता है? दूधिया रंग का होता है। कैसा होता है? दूधिया रंग का होता है। अब अभी हमने अम्ल के गुण पढ़े, तो अब हम पढ़ लेते हैं कि क्षारकों के गुण कौन कौन से होते हैं। अम्ल के तो हमने बहुत सारे गुण पढ़े कि अम्ल क्या करते हैं, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। लेकिन क्षारक क्या गुण प्रदर्शित करते हैं? तो क्षार क्या होते हैं? क्षारक भी विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। ये भी क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। केवल कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके क्षारक हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ये केवल और केवल कुछ धातुओं के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाने का काम करते हैं, ये भी क्लियर है। और इनकी प्रकृति संक्षारक हो सकती है, मतलब कुछ जो क्षार हैं उनकी प्रकृति संक्षारक होती है। जरूरी नहीं है कि सारे क्षार की प्रकृति संक्षारक हो, लेकिन अम्लों में हमने पढ़ा था कि जितने भी अम्ल होते हैं सारे कैसे होते हैं? संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अब यहाँ पे कुछ आप क्षार भी देख लीजिए, उनके स्रोत क्या हैं, उनके उपयोग क्या हैं। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस, ये कहाँ पे मिलता है? तो ये आपके चूने के पानी में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? चूने के पानी में। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो चूने की पुताई में इसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, जल को मृदुकरण यानी उसको सॉफ्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, एवं अम्ल को उदासीन करने में, न्यूट्रलाइज करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये कहाँ पे मिलता है? तो ये विंडो क्लीनर में आपको मिलेगा। इसका उपयोग मुख्य रूप से कहाँ पे किया जाता है? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में ये अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कहाँ पे मिलता है? साबुन में मिलता है, और इसका उपयोग पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है, कागज उद्योग में किया जाता है, और औषधियों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। चौथा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में मिलता है और इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के अवशोषण में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाएगा, और जो साबुन होते हैं उनको सॉफ्ट बनाने में, मृद बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये कहाँ पे मिलता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिलता है, और इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है और शुगर उद्योग में किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षारक हैं, उनके स्रोत क्या क्या हैं और उनका उपयोग क्या क्या है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अम्ल होते क्या हैं, अम्ल के हमने प्रकार पढ़े कि हाइड्रो अम्ल क्या होते हैं, ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, और साथ ही अम्ल में हमने ये भी पढ़ा है कि जीवित स्रोत से प्राप्त अम्ल को क्या कहते हैं, और जो अजीवित स्रोत से प्राप्त अम्ल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, और उनके एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल के बारे में हमने पढ़ा। अम्लों के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं हमने रिएक्शन के माध्यम से भी पढ़ा। अम्ल से जलना, यहाँ पे कथन कारण वाले कैसे प्रश्न बनते हैं इसको भी हमने पढ़ा है। अम्ल वर्षा क्या होती है, अम्लीय जैव अणु क्या होते हैं, महत्वपूर्ण अम्ल और उनके स्रोत, क्षार हमने पढ़े, महत्वपूर्ण क्षार और उनके स्रोत, और क्षार के गुणधर्म के बारे में हमने पढ़ा। यानी एक आधे घंटे से भी कम की क्लास में, मुश्किल से 25 से 26 मिनट के क्लास में हमने इतना सारा कंटेंट, अम्ल के
इतने सारे कंटेंट और क्षार के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर जितनी भी क्लासेस आपकी सिलेबस सीरीज की चल रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये थ्योरी कंप्लीट करके फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपको इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। और अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हैं ना, तो मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रही, मैं तो यहाँ पे आपको साइंस की तैयारी करा रही, लेकिन मैं हर एक सब्जेक्ट को ही बात कर रही हूँ कि अगर आप ऐसे सिलेबस कंप्लीट करके फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपके 120 प्लस सीटेट एग्जाम में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए सही अप्रोच रखिए, सही तरीके से तैयारी करिए। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए और एग्जाम देने पहुंच गए, तभी आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे रह जाते हैं। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से बस चले जाते हैं एग्जाम देने तो आप बॉर्डर लाइन पे रह जाते हैं। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है आपके लिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है और साइंस की तैयारी कैसे करनी है, ये भी मैंने अलग से आपको बताया है। तो आप वो वीडियो जाके जरूर एक बार देखिएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। तो आपको कौन कौन से सोर्स लेने हैं वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है, तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। बाकी आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। इसके अलावा आपको अगर लगता है कि हमको ये टॉपिक पढ़ना है, किसी भी टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत लग रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बीच में आपको वो टॉपिक भी करा दूंगी और अच्छे से डिटेल से आसान भाषा में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।